हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, हम उन सभी को डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट, पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, पादप अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, इन सभी का डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व जो भी हमारे जीवों के विकास में, ठीक है, शरीर के विकास में सहायक होते हैं, वो क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। ठीक है, जो हमारे द्वारा लिए गए भोजन में सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो उन सभी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, जिनसे जीव को पोषण मिलता है, शरीर का विकास होता है, वो सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्वपोषी। तो जीवों में पोषण विधियाँ, मतलब जीव कौन कौन सी पोषक विधियों के द्वारा अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, उन्हें स्वपोषी या स्वपोषित कहते हैं। जैसे पादप जगत। ठीक है, तो जीवों में पादप जगत जो होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विषम पोषित। विषम पोषित क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं। ठीक है, वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, जैसे प्राणी जगत। ठीक है, संपूर्ण प्राणी जगत, मनुष्य भी आता है इसमें। ठीक, हम भी अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? पादपों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पोषण विधियाँ, स्वपोषी और विषम पोषित। ठीक, नेक्स्ट है पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम, यानी कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? ठीक, तो जो भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक, पत्तियां जो होती हैं वो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, और सभी कच्चा माल, जैसे उनको भोजन बनाने के लिए जो भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से जल की, ठीक है, खनिज लवण की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, इन सभी की आपूर्ति पौधे में कैसे होती है? तो जल और खनिज लवण जो होते हैं पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी से सोख लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर तने से होकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियाँ क्यों कहा जाता है? पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से भोजन पूरे पेड़ में सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इसलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पौधे जल ग्रहण कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं और नाइट्रोजन का ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण जो है प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं पौधे। तो इन सब का उत्तर जानने के लिए हम आगे चलते हैं। पेड़ पौधे जल और खनिज लवणों को जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या हो गया? जल का और जो खनिज लवण होते हैं उनको किसके द्वारा अवशोषित कर लेते हैं? जड़ों के द्वारा, मिट्टी से, ठीक है, पृथ्वी से अवशोषित कर लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, पर पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र टाइप पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व मिलके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो CO2 जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये सब मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, C6H12O6 और O2 ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? O2 गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में बदलती है और भोजन के रूप में उपयोग करते हैं।
पौधे इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टोर्च के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। मंड या स्टोर्च क्या है? मंड या स्टोर्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टोर्च, ठीक है। स्टोर्ड फूड, स्टोर्च बनता है, यानी कि फूड संग्रहण होता है स्टोर्च के रूप में, ठीक है। मंड के रूप में भोजन का संग्रहण होता है पौधे में। पत्तियों में स्टोर्च की उपस्थिति दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण हो गई है, ठीक है। यानी कि पत्तियों में जब भोजन संग्रहित हो जाता है स्टोर्च के रूप में, तो पत्तियों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टोर्च के रूप में, ठीक है, यानी मंड के रूप में। और जब ये पौधे में स्टोर्च की उपस्थिति होती है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्तियों के अलावा कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों की सिर्फ पौधे की पत्तियों में ही होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों के अलावा पौधे के अन्य हरे भागों जैसे तना, ठीक है, टहनियाँ, डालियाँ, इनसे भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि पौधे के अन्य भागों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब हमने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनकी आकृति और डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। वो आकार में छोटे, झाड़ीदार और छोटी छोटी पत्तियों वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां सिकुड़ी हुई और छोटी होती हैं, ठीक है। जिसका क्या कारण है? जिसका कारण ये है कि पत्तियों के द्वारा, ठीक है, जो पौधे की पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में इनसे जल का ह्रास होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि ये वातावरण में जल और ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, ठीक। और मरुस्थल में क्या है? मरुस्थल में जल की कमी होती है। इस वजह से पौधे में जो जल का ह्रास होता है, नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए ही मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, और सिकुड़ी हुई होती है कि उनमें कम से कम जल का ह्रास और वो उसे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक बनाएं, ठीक। अब हरी पत्तियों के अतिरिक्त अलग रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लेकिन हरी पत्तियों के अलावा जो अलग अलग रंग की पत्तियां होती हैं, जैसे कुछ पीली, लाल टाइप की पत्तियां होती हैं, इनमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्लोरोफिल अन्य रंग, जो ये जो दूसरा रंग होता है इनमें, ये इसको प्रच्छादन कर देता है, यानी कि क्लोरोफिल को ढक लेता है, ठीक। इसलिए हमें हरा रंग दिखाई नहीं देता। इनमें भी हरा रंग होता है और इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, पादप जो है, पेड़ पौधे जो है, नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इनको अपने भोजन संगठक बनाने के लिए, अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि पौधे CO2 वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं और हमारे वातावरण में नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करते, ठीक है। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको पौधे इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करते हैं। तो फिर किस विधि के द्वारा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन के विलीय रूप को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इन मिट्टी में, पृथ्वी में कुछ छोटे छोटे विशेष जीवाणु पाए जाते हैं मृदा में, जो गैस या नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं। फिर विलय पदार्थ पौधों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को विलीय यौगिकों में बदल देते हैं और जब जड़ें जल को अवशोषित करती हैं तो इनके साथ ही, जल के साथ ही नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। तो इसके पश्चात पादप अन्य संघटक प्रोटीन, वसा और आदि का संश्लेषण करते हैं, अपने खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं। अब आता है कि पादपों की कुछ अन्य विधियाँ, ठीक है। कुछ पादप अलग टाइप के भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो वो अपना पोषण कैसे करते हैं? तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि
उन पादपों में क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और ये हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो अर्थात वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, ठीक है। प्राणियों की तरह वो पादप भी अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? दूसरे पौधों से, दूसरे पादपों से, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो पीले कलर की, ठीक है, पीले कलर की ये जो बेल सी फैली हुई है, इसको क्या बोलते हैं? अमर बेल बोलते हैं, ठीक है, अमर बेल। ये पूरी तरह से इस पेड़ को ढक लेती है, ठीक है, और ये निरंतर वृद्धि करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो ये जिस पेड़ पे ये लगी होती है उस पेड़ से अपने पोषण तत्व प्राप्त करती रहती है, और ठीक है, इसकी वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे ये पूरे पेड़ को अपने जाल में फंसा लेती है, ठीक। और ये अंत ये पेड़ सूखने लग जाता है, क्योंकि ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है, ठीक है, और उस भोजन को अमर बेल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए जो मेन पौधा होता है उसमें पोषकों की कमी आने लग जाती है और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, ठीक है। अब आता है विषमपोषी, परजीवी और परपोषी, ठीक है। तो विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो विषमपोषी कहलाते हैं। परजीवी जो होते हैं कि जो दूसरों के साथ रहकर पूरी तरह दूसरों पे ही डिपेंड है, जैसे कि अमरबेल है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ठीक है, यानी कि दूसरों के जीवन पे जीने वाली। और परपोषी क्या होता है? परपोषी ये जो मेन पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, जिस चीज़ पे ये अमरबेल लगी हुई है, ये जो मेन पेड़ है ये कहलाता है परपोषी, यानी कि दूसरों का पोषण करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया विषमपोषी, परजीवी, परपोषी, ठीक। तो ये तो टाइप पढ़ा हमने कि ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल नहीं होता जिनमें, तो वो अपने पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप का, क्या आता है? कीट भक्षी पादप, यानी कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है, यानी कि कीटों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे घटपर्णी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। फोटो में ये जो बेलनाकार आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है? घटपर्णी का पौधा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक इसका ढक्कन दिख रहा है जो जी कीट पतंगों के इसके अंदर जाने के पश्चात ये इसे बंद कर देता है, ठीक है, और उसका फिर संश्लेषण करके फिर दोबारा से खोल देता है, फिर कीट पतंग आकर इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है? एक चिपचिपा सा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, जब भी कोई कीट पतंग आकर यहाँ बैठता है तो यहाँ चिपक जाता है, और फिर ये पौधा अपना कवर ढक के और उसको अंदर ले जाता है, ठीक है। इस तरह ये अपना भोजन संश्लेषण करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप कहते हैं, ठीक है। और घटपर्णी पौधा इसका उदाहरण है, ठीक है, इसका क्या नाम है? घटपर्णी पादप, ठीक। अब चौथे टाइप के पादप कौन से होते हैं? चौथे टाइप के पादप होते हैं मृतजीवी, यानी कि नाम से ही हो रहा है कि मृतजीवी क्या होता है, ठीक है, नाम से ही प्रकट होता है कि मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी क्या होता है? जो पौधे अपना पोषण किसी मृत अथवा जैविक पदार्थों के विघटन से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पौधे अपना पोषण किसी मृत जीव या किसी जैविक पदार्थ के विघटन से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई भी प्राणी या कोई भी जो हमारे आसपास जो जानवर पाए जाते हैं, अगर उनमें वो मर जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए मतलब रहने के स्थान से थोड़ी दूर डाल दिया जाता है, या फिर ज़मीन में खड्डा खोदकर उसको वहाँ दाब दिया जाता है, ठीक है। तो ज़मीन में जो छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं उनकी आपसी क्रिया के कारण थोड़े दिन बाद वो चीज़ मिट्टी में मिल जाती है पूर्णतः, यानी कि वो क्या होता है? वो जैविक पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के कौन कौन से पौधे हैं? एक तो होता है कवक, जो, ठीक है, ये कवक हो गया। ये जो बारिश के मौसम में छतरी के आकार की मशरूम होती है, ये हो गया, ठीक है। थर्ड में ये क्या है? फफूंदी, ठीक है। क्या है? फफूंदी, जो बारिश के टाइम में ज़्यादातर खाने पीने की वस्तुओं पर या फिर कपड़ों पे लगती है, ठीक है। ये इनके धीरे धीरे इनके पदार्थों को विघटन करके इनसे भोजन प्राप्त करती है, ठीक है, और फलते फूलते रहते हैं, ठीक है। तो अब आता है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, ठीक है। कोई भी ज़मीन है, जैसे कोई ज़मीन उपजाऊ होती है, ठीक है, और कोई ज़मीन कम उपजाऊ होती है, और कोई ज़मीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ज़मीन उपजाऊ होती है उसमें जो
पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। और जो कम उपजाऊ होती है उसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते, ठीक है। अब ये होता है कि जब हम किसी एक ज़मीन पर फसल करते रहते हैं काफ़ी समय बाद, 5-6 साल बाद, तो क्या उसके पोषक तत्वों में कमी आएगी? तो उसके पोषक तत्वों में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि जो हम खेती करते हैं उन पादपों के द्वारा उसके मृदा के पोषक तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को दोबारा से मतलब मृदा के पोषक तत्वों को दोबारा से बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? गोबर खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो खाद और गोबर का उपयोग क्यों करते हैं? मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी कि मृदा के पोषक तत्वों को वापस प्राप्त करने के लिए और पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए करते हैं, ठीक। फसल कटाई पे मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब फसल कटाई होती है तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है। अब एक पॉइंट है राइबोजियम। तो राइबोजियम क्या होता है? राइबोजियम एक जीवाणु होता है, ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर का हो गया, दाल का पौधा हो गया, ठीक है, जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के पौधे में राइबोजियम नामक जीवाणु जो होता है वो इनकी जड़ों में पाया जाता है, मृदा में, ठीक है। तो राइबोजियम अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये इन पादपों की जड़ों में रहकर इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बदले में इन पादपों को क्या देते हैं? इन पौधों को क्या देते हैं? नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जो मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको विलयन रूप में कन्वर्ट करके पौधों को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और पौधों से ये अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ठीक। अब 2 कॉलम हैं, कॉलम ए और बी, ठीक है, इनका मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल देखेंगे कि किससे मिलता है? क्लोरोफिल पत्ती से मिलता है, ठीक है, क्योंकि हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जीवाणु है, परपोषित है, गठपर्णी है, परजीवी है। तो नाइट्रोजन जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजनीकरण में चेंज होती है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगी? जीवाणु से। अमरबेल है। अमरबेल क्या है? परजीवी है, परपोषित है। तो अमरबेल क्या है? परजीवी है, ठीक है, यानी कि दूसरों पे डिपेंड करती है। और जंतु क्या होता है? जंतु परपोषित होते हैं, ठीक है। और कीटभक्षी जो है, कीटभक्षी क्या होता है? कीटभक्षी घटपर्णी, ठीक। कीटभक्षी क्या होता है? घटपर्णी। घटपर्णी नामक जो पौधा होता है वो क्या होते हैं? कीटभक्षी, कीटों का भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये था पादपों में पोषण की। पादपों में पोषण कैसे होता है, कितने विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। और पादप किन किन विधियों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। मृतजीवी पौधे भी होते हैं, ठीक है, जो दूसरे पादपों पर डिपेंड करते हैं, परपोषित परजीवी भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये है पादपों में पोषण, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने कवर कर लिया।